Hello friends, this is the 9th lecture of Science and Technology part and the second last lecture. तो लास्ट लेक्चर में मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दूंगी. सो आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा हो. आप लोग प्लीज़ देखिए क्योंकि अभी जो प्रीलिम्स है पोस्टपोन हो गया है, उसके बाद आप लोगों को ये बहुत यूज़फुल होगा. सो आप लोग इसको देखिए और ये आपको फ़ायदा ज़रूर करेगा. एज एन जिन्होंने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था तो वो प्रीलिम्स के लिए रेडी तैयारी करके ये सब पढ़ सकते हैं. ओके. द 9 टॉपिक इज़ अवार्ड्स. तो नोबल प्राइज़ जो है केमिस्ट्री में मिला है, मेडिसिन्स में मिला है एंड फिजिक्स में मिला है. सो लेट अस फर्स्ट केमिस्ट्री में किसको मिला है वो देखते हैं हम. तो ये किसको मिला है? इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डाउडना को मिला है. फॉर किसके लिए? क्रिस्पर कैस9 को डिस्कवर करने के लिए. फॉर डिस्कवरिंग क्रिस्पर कैस9. क्रिस्पर कैस9 क्या है? जो कट और पेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जीन एडिटिंग टूल है. ओके. तो नोबल पीस प्राइज़ जो है किसको मिला है? ये जनरली पीएससीज में पूछते हैं. पीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं हर स्टेट के अलग अलग, उसमें जनरली पूछते हैं. और नॉर्मल एसआई एंड ऑल जो यूपीएससी में पूछेगा वो क्रिस्पर कैस9 जेनेटिक सीजर्स जो है, ये है क्या, कौन सा टूल है एंड वो और ये यूज़ किस में होता है, तो एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड इन यूपीएससी में ये सब पूछेगा. ठीक है. नाउ कम टू द फर्स्ट. वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जीनोम एडिटिंग. तो जीनोम एडिटिंग क्या होती है? एक टेक्नोलॉजी होती है जो किसी भी डीएनए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए, किसी भी पर्सन के डीएनए को चेंज कर सकती है बाय ऐड करके या रिमूव करके जो भी हमारे जीन में खराबी है. मतलब कोई जो जेनेटिक हमारा मटेरियल जो हमारे म्यूटेशन कर रहा है, हमारे उसमें म्यूटेशन मतलब कोई चेंज कर रहा है, तो उसके कारण वो जो है उसको ऐड किया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है और न्यू जीन ऐड किया जाता है. तो जीन एडिटिंग टूल जो है वो आगे की लाइफ में बहुत ज़रूरी है. क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार कोई डिसीज़ है जो आपको लाइफ लॉन्ग होती है, तो उस आप जीन को हटा के दूसरा जीन ऐड कर सकते हैं जो कि हेल्दियर जीन हो और जो आपके बॉडी को पूरी तरह उस डिसीज़ से क्योर कर सके. तो जीन एडिटिंग टूल इसलिए यूज़ किया जा सकता है. ये 3 स्टेज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो पहले क्या करता है? अनविंडिंग करता है, फिर क्लीविंग करता है और फिर रिवाइंड करता है डीएनए. अनविंडिंग मतलब पहले कट करता है, फिर क्लीविंग करता है और रिवाइंडिंग ऑफ डीएनए. ठीक है. क्लीविंग ऑफ डीएनए मतलब होता है कि एडिट करना उस जीन को. ठीक है. कौन सा पार्ट जो है हमारा ख़राब है उस जीन को एडिट करना. ठीक है. अदर जीनोम एडिटिंग सिस्टम्स आर टेलन, सेंसिंग, फिंगर न्यूक्लियस. तो दीज आर द what is genome editing. Now comes to about the discovery. तो सबसे पहला है ट्रेसर आरएनए. ट्रेसर आरएनए का फुल फॉर्म है ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए. ठीक है. ये पहली बार कहाँ डेवलप किया गया? ह्यूमंस में डेवलप किया. जब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस पाए गए ह्यूमन में, तब ये पहली बार डेवलप किया गया. ठीक है. ये क्या करता है? जो ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए जो है वो किसका पार्ट है? बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम का. ये क्या करता है? बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम जो हमारे होते हैं वो जो है वायरल डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं. ये हेल्प ट्रेस आरएनए इसमें हेल्प करता है. ठीक है. हमारे जो ट्रेस आरएनए किसका पार्ट होता है? बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है. हमारी बॉडी में जो कुछ बैक्टीरिया हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो उसका पार्ट होता है. और वो क्या करता है? जो भी वायरस हमको अटैक करता है उस वायरल डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है. तो ये जो है ट्रेस आरएनए जो है स्मॉल ट्रांस एनकोडेड आरएनए है. ठीक है. नाउ कम टू रीप्रोग्राम्ड क्रिस्पर कैस9. रीप्रोग्राम क्रिस्पर कैस9 जो है वो बैक्टीरियल सीजर्स बनाता है, रीप्रोग्राम करता है और उसको कट करवाता है किसी भी प्लेस में जहाँ पे वो वायरल डीएनए लोकेटेड है. उस प्लेस को कट करवा के दूसरा न्यू जीन जो है ऐड करवाता है. दैट इज कॉल्ड रीप्रोग्राम क्रिस्पर कैस9. नाउ लेट्स कम टू द हाउ क्रिस्पर कैस9 इज वर्क. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? तो क्रिस्पर का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड क्लस्टर्स ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिएंड्रोमिक रिपीट्स. ठीक है. क्या होता है फुल फॉर्म? क्लस्टर्स ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिएंड्रोमिक रिपीट्स. तो क्रिस्पर क्या होता है? एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है बैक्टीरियल डीएनए का. ठीक है. बैक्टीरियल डीएनए का क्या होता है? स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जो बहुत सारे पैलिएंड्रोमिक रिपीट्स कंटेन करते हैं. ये क्या करता है? हमारे जो वायरस है, जो भी वायरल डीएनए है जो हमको वायरस कॉज कर रहा है, वहाँ पे जाके ये अटैक करता है. और ठीक है, ये अटैक करेगा. देन कैस9 जो है वो
एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करेगा, जो कि उस डीएनए को कट करेगा उस स्पेसिफिक लोकेशन पे, और जो गाइड आरएनए हमको बताएगा कि ये जो है पर्टिकुलरली ये कोड हो गया। तो मैं इसको आपको डायग्राम से, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है उसमें मैं समझाऊंगी, और वहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिखा भी है तो आप उससे ज़्यादा समझ पाएंगे। नाउ कम टू CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 अभी मैंने बताया जीनोम एडिटिंग टूल है, ठीक है, जो क्या करता है, मेडिकल रिसर्चर्स को हेल्प करता है कि आप एडिट कर सकते हो किसी भी पार्ट ऑफ डीएनए को, ठीक है, कोई भी पार्ट को रिमूव कर सकते हो, कोई भी न्यू पार्ट ऐड कर सकते हो ऑफ डीएनए सीक्वेंस में। तो ये है CRISPR-Cas9। नाउ कम टू द वाटर डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो सबसे पहले CRISPR-Cas9 वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड जीन एडिटिंग टूल है। सबसे पहले क्या करेगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये क्या है, गाइड आरएनए CRISPR। तो गाइड आरएनए CRISPR क्या करेगा, एक प्लेस आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पे ये अटैच हो सके, ठीक है, जहाँ पे डीएनए के साथ मैच हो सके। तो ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पोजीशन टू बाइंड एंड कीप लुकिंग जेनेटिक टू वेरियस मटेरियल, ठीक है, हर मटेरियल को चेक करेगा, फिर जहाँ पे भी वो इनिशियल मैच पाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे इसने इनिशियल मैच पाया, ये जो है गाइड आरएनए है, गाइड आरएनए यहाँ पे इस डीएनए के उसमें इनिशियल मैच पाया, ठीक है, जहाँ पे मैचिंग जीनोम सीक्वेंस, देखिए यहाँ पे लिखा है मैचिंग जीनोम सीक्वेंस, जहाँ पे मैच पाया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको कट करेगा, इस डीएनए पार्ट को कट करेगा, और उसके बाद जो Cas9 जो है वो क्या करेगा, इस डीएनए पार्ट को कट करेगा और वहाँ पे न्यू जीनोम एडिटिंग को ऐड कर देगा, ठीक है। और जीनोम एडिटिंग जो टूल है, आई होप मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया हो। और डीएनए एडिटिंग जो है वो 3 टाइप से हो सकता है। डिलीशन ऑफ डीएनए सेक्शन, सबसे पहले जो डीएनए के साथ बाइंड हुआ गाइड आरएनए उसको क्या करें, हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। इंसर्शन सिंगल डीएनए, या तो आपने सिंगल डीएनए यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे रेड लाइन दिख रही है, देखिए यहाँ पे रेड लाइन। फिर इंटीग्रेशन कर दिया न्यू डीएनए सेक्शन, ठीक है, जो भी न्यू डीएनए होगा तो 3 लाइन्स, जो ये 4 लाइन दिख रही है उनको इंटीग्रेट कर दिया, न्यू डीएनए सिस्टम कर दिया। या तो सिंगल डीएनए कर सकते हो या तो न्यू डीएनए सिस्टम। तो दैट इज कॉल्ड CRISPR-Cas9। आई होप आई हैव क्लियर। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए, जो मैंने अच्छे से लिखा है, मैं एक बार और जूम कर दे रही हूँ तो ये आपको यूजफुल है, ठीक है। ये डीएनए, ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पे बाइंड होगा, सॉरी वेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाइंड होगा, तो ये ऐसे करके ऐड हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सीजर्स, जो है ये कट करेगा इस डीएनए पार्ट को और यहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड CRISPR-Cas9, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी। सबसे पहले तो हम जीन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, हम कोई भी डिसीज को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिसर्च में डेवलप करेगा, ठीक है, जो भी पेस्ट और ड्राउट जो हमारे यहाँ आते हैं उसके कारण जो प्लांट्स हमारे डैमेज होते हैं तो उनमें भी जो डिसीज़ है उनको भी क्योर करेगा। कैंसर ट्रीटमेंट में हमको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। these genetic scissors have taken the life science into the new epoch, ठीक है, ह्यूमन काइंड को ग्रेटेस्ट बेनिफिट देगा। तो हम आगे जाके हम बहुत सारी हमारे जनरेशन में हम ये भी देख सकते हैं कि न्यू बेबीज़ हो रहे हैं, जिस टाइप के न्यू बेबीज़ को बनाया जा रहा है उनको क्योर किया जा रहा है, तो वो अलग ही टाइप के बेबीज़ हो रहे हैं। तो ये जो है इससे रिलेटेड बहुत एथिकल इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि एक्चुअली ये कंपटीशन ख़त्म कर देगा। क्योंकि एक्चुअली जैसे अब हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई बंदा सॉरी, जो भी आईएएस की तैयारी करना चाहता है, मान लो उसके पास दिमाग ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसमें जीन एडिटिंग करके हम उसको इतना ज़्यादा पावरफुल माइंड दे सकते हैं कि वो एक बार रीड करके पूरी चीज़ें याद कर ले। तो ऐसे भी हो सकता है, तो इससे एथिकल इश्यूज़ भी रिलेटेड है। सो द टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट, CRISPR-Cas9 एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ लिया है, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन जो मिला है उसको हेपेटाइटिस सी वायरस को मिला है, फॉर डिस्कवरिंग हेपेटाइटिस सी वायरस। किसने डेवलप किया? हार्वे आल्टर, चार्ल्स राइस एंड माइकल हॉक्टन, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर क्या किया है? हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, किसकी? लीवर की डिजीज होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है कि या तो जो हमारा लीवर सेल्स हैं वो जल्दी वो बहुत एक्टिवली पार्ट कर रहे हैं,
जिसके कारण बहुत सारे डैमेज हो रहे हैं और वो या तो पार्टी नहीं ले रहे हैं, तो इसके कारण वो डैमेज हो रहे हैं। तो हेपेटाइटिस वायरस जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि अदर इन्फेक्शन, टॉक्सिक सब्सटेंस, ऑटो इम्यून डिसीज वगैरह, एल्कोहल और ये ड्रग्स वगैरह जो हम लेते हैं वो भी हमको हेपेटाइटिस कॉज कर सकती हैं। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट इज द डिस्कवरी, अबाउट द डिस्कवरी। सो क्लू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो 1970s में डॉक्टर हार्वे एल्टर ने डिस्कवर किया कि बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं आफ्टर द हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस के बाद बहुत ज़्यादा केसेस बाद में भी ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, पर वो हेपेटाइटिस ए और बी के नहीं है। तो ये डिस्कवरी ने हेल्प दी हमको, मतलब हमको हिंट दिया कि ये कोई और वायरस है जो कॉज कर रहा है, जो पैथोजन है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस, डॉक्टर हॉक्टन है और उनके कलीग्स हैं, उन्होंने पहली बार नेम दिया कि हेपेटाइटिस सी वायरस है जो ये सब कर रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा, फिर कंफर्मेशन किसने दिया, जब या तो नॉन ए है, नॉन बी है, नॉन बी नॉन ए हेपेटाइटिस वायरस है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस है वो डिसीज़ किस में किया, एनिमल में, लाइक चिंपैंजी। तो ये स्टडीज़ हमको हेल्प की कि ये नॉन ए नॉन बी वायरस है, तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस है। नाउ लेट्स कम टू द हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है वो ब्लड बॉर्न डिसीज़ होती है, ब्लड बॉर्न वायरसेस होते हैं जो किसको हेल्प करते हैं, जो किसको इफेक्ट करते हैं, लीवर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, ब्लड से होता है या ब्लड प्रोडक्ट से होता है। जैसे कि आपने कंटामिनेटेड सिरिंज यूज़ कर ली, जो आपने किसी हेपेटाइटिस वायरस वाले पेशेंट को लगाया है और वही सिरिंज आपने किसी और को लगा दी, तो उससे क्या है, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, इससे सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, बट अभी कॉमन उतना नहीं है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस का सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी कॉमन है, ठीक है। ये मेजर कॉज है किसका, लीवर कैंसर का। लीवर कैंसर वगैरह इसी से होते हैं, जनरली लीवर को ही इफेक्ट करता है। कोई भी वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल अभी तक नहीं है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द अदर वायरसेस। आप याद रखिए कि सारे वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, बट किसके लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ओके। नाउ लेट्स कम टू अदर टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। सो फर्स्ट इज हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो फीकस में प्रेजेंट होता है। इन्फेक्टेड पर्सन के जो फीकस होते हैं वहाँ से वो स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है बाय कंजम्पशन ऑफ फूड, कंटामिनेटेड फूड और वाटर आप यूज़ कर रहे हो। और सेक्स प्रैक्टिसेस से भी ये कॉमन होता है, सेक्स प्रैक्टिसेस से भी हेपेटाइटिस ए वायरस होता है। वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी वायरस को नोबेल पीस प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला था 1976 में। ये जो है किससे ट्रांसफ़र होता है, एक्सपोजर कैसे होता है इसका, इन्फेक्टेड ब्लड, जो भी हेपेटाइटिस से पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस है उसका इन्फेक्टेड ब्लड जो होता है सीमेन होता है, अदर बॉडी फ्लूइड से मदर से चाइल्ड को भी जाता है। जैसे ही चाइल्ड बॉर्न होता है, अगर मदर को है तो इन्फेंट को भी जाएगा। और ट्रांसमिशन जो होगा वो कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है, इंजेक्शन से हो सकता है, इन सब से हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। नाउ कम टू हेपेटाइटिस डी वायरस। ये हेपेटाइटिस जो है डी वायरस वो उनको इन्फेक्ट करता है जो कि पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड हो, ठीक है। इन्फेक्शन अकर ओनली दोज हु आर इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस पहले से जो इन्फेक्टेड है उन्हीं को होगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो यूजफुल है हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए, ओके। नाउ लेट्स कम टू हेपेटाइटिस सी वायरस। कंटामिनेटेड वाटर और फूड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमको हेपेटाइटिस ई वायरस हो सकता है, तो इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल है, सिर्फ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन आया है इस पे 2000 सो नाउ लेट्स कम टू द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में वो किसको मिला है, रोगर पेनरोस, राइनहार्ड गेंसल एंड एंड्रिया गेज को मिला है। फॉर किसके लिए, ब्लैक होल्स के डिस्कवरीज के लिए, अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक होल्स, ठीक है। अब ब्लैक होल्स जो होते हैं, सबसे पहले हम ब्लैक होल समझ लेते हैं कि ब्लैक होल जो है होता क्या है, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं बाकी चीज़ें। तो ब्लैक होल्स जो है स्पेस में वो जगह है जहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि वहाँ से लाइट भी पास नहीं होती है। और ग्रेविटी वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है
है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टाइनी जो पार्टिकल्स होते हैं स्पेस के वो पूरे एक जगह जाके कोलाइड होते हैं, कोलैप्स होते हैं और स्क्वीज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं होती है। ठीक है, अब वहाँ से लाइट एस्केप नहीं होती है तो हमको वो इनविजिबल होते हैं। ठीक है, और सेंटर जो होता है ब्लैक होल का वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है। ठीक है, तो 2019 के साइंटिस्ट ने पहली बार ऑप्टिकल इमेज ब्लैक होल की ली थी, किससे? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ली थी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर द डिस्कवरीज, मोर अबाउट द डिस्कवरीज। ब्लैक होल जो है इज रोबस्ट प्रोडक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो रॉबर्ट पेनरोज थे उन्होंने मैथमेटिकल मेथड से प्रूव किया कि ब्लैक होल्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस किसका है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। फिर डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल सेग्रेटेरियस ए स्टार एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। जो सारे स्टार्स थे मिल्की वे के जितने भी स्टार्स हैं, सेग्रेटेरियस ए को एट द सेंटर पे रखा और उसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो जो स्टार्स जो है मिल्की वे के जो भी रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और सेग्रेटेरियस ए जो है उनके सेंटर पे है, जो कि कंसंट्रेटेड मास है, वो बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं है, बिल्कुल भी डिफ्यूज नहीं है, जहाँ से भी कोई भी लाइट हमको दिख नहीं रही है। तो इससे हमने कैलकुलेट किया कि जो हमारा सेग्रेटेरियस ए स्टार है वो जो है सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कि पहली बार डिटेक्ट हुआ है। इट इज़ द ओनली सुपर मैसिव ब्लैक होल जो डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स कम to the what are the जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी। ये क्या है? थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पे जो बेसिक आइडिया जो है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो भी हम देखते थे कि दो ऑब्जेक्ट जब अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में क्या बताया है कि इनविजिबल फोर्स एक्ट नहीं करता, वहाँ पे ग्रेविटी जो है उन स्पेसेस के पार्टिकल को रैप और कर्व करती है। ठीक है, तो फोर्स एक्ट नहीं करती, क्या करती है? ग्रेविटी एक्ट करती है किसी भी स्पेस के पार्टिकल्स को रैप करने के लिए और कर्व करने के लिए। तो जितने मैसिव ऑब्जेक्ट होंगे उतना ज़्यादा रैप होंगे स्पेस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन जो है बहुत एनफ मास है उसका और बहुत ही बड़ा है, जिसके कारण जो सारे अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स हैं वो कर्व पाथ में सन के अराउंड रोटेट करते हैं। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ से प्रूव हो गई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू तो अब उसके कारण क्या होता है कि जो रैपिंग होती है वो हमारा किसको अफेक्ट करती है? टाइम को भी अफेक्ट करती है, टाइम को भी चेंज करती है। तो ठीक है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहले क्या होता है, जो भी फोर्स एक्ट करता है दो पार्टिकल के बीच वो क्या होती है? ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी के कारण ही सारे पार्टिकल स्पेस में कर्व और रैप करते हैं, मतलब घूमते हैं या कर्व हो जाते हैं। और रैपिंग किसको इफेक्ट करता है? टाइम को भी इफेक्ट करता है। इट कैन ऑल्सो चेंज द टाइम और डायलेट द टाइम। ठीक है, इसका कंफर्मेशन कैसे हुआ? फर्स्ट मेजर टेस्ट हुआ जनरल रिलेटिविटी का एस्ट्रोनॉमर्स ने 1919 में किया कि जो बहुत सारे स्टार्स हैं जैसे ही सन के पास जाते हैं तो उनका जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्रूव हुआ कि जो ये क्यों होता है, क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण होता है, सन की ग्रेविटी के कारण। फिर 2016 में ग्रेविटेशनल वेव डिस्कवर की, जो कि ग्रेविटेशनल वेव होती है वो भी अनदर कंफर्मेशन हो गई किसकी? जनरल रिलेटिविटी थ्योरी की। ग्रेविटेशन वेव्स जो होती हैं वो किससे प्रोड्यूस की जाती हैं? कैटाक्लाइस्मिक इवेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे ब्लैक होल्स जो है और सुपरनोवा जो है वो कोलाइड करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार्स भी कोलाइड करते हैं और उससे कारण हमारा ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होते हैं और वो किससे ट्रैवल करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल करते हैं। तो इस लाइट जो उनकी स्पीड रहती है वो स्पीड, जो लाइट की स्पीड रहती है वही उनकी भी स्पीड रहती है। तो दिस इज कॉल्ड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाउ लेट्स कम टू द ब्लैक होल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला सिंगुलैरिटी होता है। सिंगुलैरिटी क्या होता है? वन डायमेंशन पॉइंट होता है जो कि सेंटर ऑफ द ब्लैक होल में होता है, जिसका बहुत ज़्यादा मास होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए, तो जो सेंटर पे सिचुएटेड है दिस इज कॉल्ड होल ब्लैक होल, और जो सेंटर में सिचुएटेड है दैट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंगुलैरिटी। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है? इवेंट होराइजन है। इवेंट होराइजन वो पॉइंट होता है जहाँ से आप रिटर्न नहीं कर सकते ब्लैक होल में। ठीक है, ये फिजिकल सर्फेस नहीं होता, ये एक स्फीयर होता है जो ब्लैक होल को सराउंड करता है, जहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो है किस
किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट होराइजन। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, तो या इसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। ठीक है, फिर आता है उसके बाद स्क्वार्ट्स चाइल्ड रेडियस जो होता है वो इवेंट होराइजन का रेडियस होता है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। एस्केप वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। ठीक है, फिर एर्गोस्फेयर आता है। ब्लैक होल जैसे ही रोटेट करता है वहाँ पे स्पिन क्रिएट करता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्या स्पेस टाइम अराउंड द ब्लैक होल जैसे ही वो रोटेट करता है कॉज करता है, तो दिस इज नोन एज एर्गोस्फेयर। यहाँ पे मैंने डायग्राम में बनाया है। फिर एक्रीशन डिस्क आती है। डिस्क जो है स्टेलर मटेरियल कंपोज करती है, ठीक है, जो कि ब्लैक होल के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्रीशन डिस्क। तो दीज आर द सम पार्ट्स ऑफ ब्लैक होल। नाउ लेट्स कम टू कि अभी जो है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया है नया ब्लैक होल जिसका नाम है माइसर 87। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत सारे इमेजेस फोटोन और जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसको ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहे हैं बिना उसके गिरे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लार्ज फोटोन रिंग। सेग्रेटेरियस ए स्टार जो है इट इज द सेकंड ब्लैक होल जिसकी फोटोग्राफ इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से कैप्चर की गई है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो ब्लैक होल कितने कैटेगरी के होते हैं। तो सबसे पहले 3 कैटेगरी के होते हैं बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग। पहला कैटेगरी है टाइनी ब्लैक होल्स, दूसरा कैटेगरी है स्टेलर ब्लैक होल्स एंड तीसरा कैटेगरी है सुपरमैसिव। ठीक है, तो टाइनी ब्लैक होल्स जो होते हैं बहुत ही एक एटम्स के जितने स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका मास जो है वो माउंटेन के बराबर होता है। जितना एक माउंटेन का मास होता होगा उतना उसका मास होता है। ये क्या होते हैं, ये कब बने थे, जब यूनिवर्स हमारा बनना शुरू हुआ था, तो टाइनी ब्लैक होल्स बने थे। नाउ लेट्स कम टू द स्टेलर ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स जो होते हैं उनका मास जो होता है 20 टाइम्स देन द मास ऑफ सन होता है। तो मास ऑफ सन ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, इनका जो मास होता है वो और ज़्यादा होता है, सन के मास से कितना 20 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये कब फॉर्म हुए थे, जब बहुत सारे बिग स्टार्स जो हैं कोलैप्स हुए थे, तब ये फॉर्म हुए थे। ठीक है, बहुत सारे बिग स्टार्स बहुत सारे बिग स्टार्स जब फॉल हुए थे, मतलब कोलैप्स हुए थे, तब ये फॉर्म हुए थे। जब ये हुआ था तो बहुत सारे सुपरनोवा इवेंट हुए थे। ठीक है, सुपरनोवा जो है वो एक्सप्लोडिंग स्टार है जो कि बहुत सारे स्टार्स से मिलके बना है स्पेस में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सुपरमैसिव। सुपरमैसिव का जो मास होता है वो 1 मिलियन ज़्यादा होता है सन को मिला के। ठीक है, एवरी लार्ज गैलेक्सी कंटेन अ सुपरमैसिव ब्लैक होल एज इट्स सेंटर। ठीक है, सुपरमैसिव ब्लैक होल कहाँ पे कंटेन करती है, सेंटर पे कंटेन करती है हर गैलेक्सी। वेयर वर मेड एट द सेम टाइम, जब उस टाइम ही हुआ था जब गैलेक्सी हमारी हुई थी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टाइनी ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल्स एंड सुपरमैसिव। नाउ कम टू डिटेक्शन ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है जनरली हम डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक होल्स में क्या है, वो लाइट को एमिट नहीं करते। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लाइट जो है, लाइट भी हमको नहीं दिखती है, वहाँ से पास नहीं होती। तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, हम उसको डिटेक्ट करते हैं उसके आजू बाजू जो पार्टिकल्स है। ठीक है, उसके आउटसाइड जो बाउंड्री है वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं जो वो लाइट एमिट करते हैं, हम उससे जो है ब्लैक होल को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि वास्ट अमाउंट ऑफ क्लाउड्स, प्लाज्मा और ये जो है उसके अराउंड घूमते हैं, जो कि लाइट एमिट करते हैं, विजिबल लाइट, हम उससे देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल्स जो है बी इन्फर्ड बाई डिटेक्टिंग देयर इफेक्ट्स ऑन द मैटर नियर बाई देम। ठीक है, जो भी मैटर होंगे उनके नियर बाई हम उससे डिटेक्ट करेंगे। देन इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं यूनिवर्स की उसको प्रूव करता है। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में बताता है, यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हो रहा है, ब्लैक होल्स के बारे में बताता है। फिर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी बताता है कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बना हम जीपीएस सैटेलाइट के लिए, जीपीएस सैटेलाइट के मोर एक्यूरेटली हम प्लेस कर सकते हैं। हमको सैटेलाइट को प्लेस करने में हेल्प करेगा। सैटेलाइट को हम कैसे एक्यूरेट बना सकते हैं तो उसमें हेल्प करेगा। तो दिस इज कॉल्ड ब्लैक होल। व्हाट इज ब्लैक होल, व्हाट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड व्हाट आर पार्ट्स ऑफ ब्लैक होल। सेग्रेटेरियस ए स्टार जो है इट इज़ अ ब्लैक होल जो कि ओनली
सेकेंड ब्लैक होल है और ओनली सुपर मैसिव ब्लैक होल है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है हर ईयर दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कंट्रीब्यूशन के लिए। डिसिप्लिन्स क्या क्या कवर्ड है इसके अंदर? केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन, प्लानिटरी साइंसेस, इंजीनियरिंग एटसेट्रा। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो 45 ईयर्स का हो उसको मिलेगा, और पर्सन जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो भी वर्क कर रहे हैं इंडिया में, उनको भी शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिलेगा। ये किसके नाम पे दिया गया है? डायरेक्टर जनरल जो है CSIR के, उनके नाम पे शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है। नाउ लेट्स कम टू ऑल्टरनेटिव एनर्जी। इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे खुली है? अभी रिसेंटली गुजरात में खुली है, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो पहली आप अच्छे से याद कर लीजिए कि इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात में खुली है। वो कहाँ पे खुली है? गुजरात में खुली है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ लिथियम। लिथियम जो होते हैं एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा आपने, तो एल्कली एल्कलाइन मेटल्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड रहते हैं वो आपको पता होगा। तो लिथियम जो है क्या है? एल्कली मेटल है, और लाइटेस्ट है सॉलिड मटेरियल में, ठीक है। सबसे कम वेट का है सॉलिड एलिमेंट्स में, जो कि सॉफ्ट होता है, वाइट होता है, लस्टोरियस होता है। जनरली ये कहाँ फाउंड होता है? ब्राइन डिपॉजिट में और सॉल्ट और मिनरल स्प्रिंग्स में, जैसे ब्राइन डिपॉजिट, जैसे ब्रैकिश वाटर एंड यहाँ सब, तो इन सब में ब्राइन डिपॉजिट में फाउंड होता है। इट कंसंट्रेशन इन सी वाटर इज 0.1% पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ये क्या करता है? अर्थ क्रस्ट का कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? 0.002%। और ये कहाँ पे और भी मिनरल्स में फाउंड होता है? ओर्स लाइक पेटालाइट एंड लिपोडोलाइट एंड एम्बियोगोनाइट, ठीक है, इन सब में भी फाउंड होता है। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है लिथियम का, वो कहाँ लिथियम रिजर्व्स है? वो साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में है, जो कि जिसको बोलते हैं, उन कंट्रीज़ को बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, ABC कंट्रीज़ हैं। ये एक ट्रिक है जो लिथियम ट्रायंगल को याद करने के लिए, ABC, ठीक है। अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, ABC। A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया एंड C फॉर चिली, ठीक है। तो लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व जो है ये साउथ अमेरिका में ही सिचुएटेड है। ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड है। नाउ लेट्स कम टू लिथियम आयन बैटरीज। अभी हम देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे वो ले रही है, नीति आयोग ने भी लिथियम आयन बैटरीज को के लिए भी बोला गया है, ठीक है। फिर इसरो ने भी बोला लिथियम आयन बैटरीज के लिए। तो लिथियम आयन बैटरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन हमारा डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारे जो है डिजीज़ भी बढ़ती जा रही है। तो उस पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कम करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज जो है हम यूज़ कर रहे हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज इसीलिए रिफाइनरी खोली गई कि हम इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि इंडिया जो है लिथियम के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया जो है खुद सेल्फ सफिशिएंट हो सके, कि वो खुद बना सके, जैसे कि उसका कॉस्ट रिड्यूस हो सके फॉर इम्पोर्ट का, और इंडिया में खुद ही प्रोड्यूस कर सके। तो लिथियम आयन जो बैटरीज होती हैं वो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, जिनका हाई वोल्टेज कैपेसिटी होता है, हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, लाइफ लॉन्ग साइकिल होता है, और हाई स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। लिथियम आयन बैटरीज जो होते हैं वो जनरली छोटे होते हैं और बहुत ही लाइटर होते हैं एज कंपेरिजन टू द निकल कैडमियम जो बैटरीज होती हैं। निकल कैडमियम बैटरीज से वो लिथियम आयन बैटरीज जो होते हैं स्मॉलर और लाइटर होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि लिथियम आयन बैटरीज जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है एज कंपैरिजन टू निकल कैडमियम बैटरीज, ठीक है। और पर लिथियम आयन बैटरीज जो है नो सेल्फ डिस्चार्ज है, मतलब वो बिना चालू हुए डिस्चार्ज नहीं होंगे, ठीक है। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है इसका? टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑल सेक्टर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रिसेंट प्रोग्रेस जो है लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत यूज़ कर रहे हैं हम आजकल। तो ये जो है लिथियम आयन बैटरीज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिल्ली में आपने देखा होगा, और भी जगह, बहुत सारी जगह चालू हो गई हैं, तो ये हमको वहाँ पे यूज़ होती है। नाउ लेट्स कम टू डिपार्टमेंट दिस रिलेटेड न्यूज़। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है उन्होंने अभी प्रेजेंट लिथियम रिसोर्स बताया है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? इग्नियस रॉक्स मार्गला एलपट्टना रीजन ऑफ मांड्या, कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। अदर पोटेंशियल साइट्स जो हैं माइका बेल्ट इन राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, पेगमाटाइट इग्नियस रॉक्स हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ब्राइंस ऑफ सांबर एंड पचपद्रा इन राजस्थान, एंड रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो दीज आर द साइट्स ऑफ लिथियम जहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो साइट्स आप याद कर लीजिए, बिकॉज मिनरल डिपॉजिट्स में इट इज़ इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नाउ और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है लिथियम जो है, ग्राफीन बेस्ड सुपर कैपेसिटर्स होते हैं। ग्राफीन जो है वो नैनो मटेरियल है, ठीक है, नैनो मटेरियल है, आप याद अच्छे से पढ़ लीजिए। ग्राफीन जो है नैनो मटेरियल है जो कि वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सुपर कैपेसिटर्स जो हैं एक्सप्लिसिटली यूज़ कहाँ कहाँ हो रहे हैं, टरबाइन में, कंट्रोल में, रेलवे इसमें, ऑटोमोबाइल्स में, हैवी इंडस्ट्रीज में, इन सब में यूज़ हो रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द बेनिफिट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। सबसे पहले हाई एनर्जी डेंसिटी होते हैं, तो हायर कैपेसिटी पोटेंशियल परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। डज नॉट नीड प्रोलॉन्ग प्राइमिंग when new one regular charge is all that's needed, ठीक है। हमेशा डेली आपको डेली चार्ज करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, और वो सेल्फ डिस्चार्ज नहीं होते हैं, तो सबसे अच्छी बात तो यही है, ठीक है। लो सेल्फ डिस्चार्ज होते हैं, सेल्फ डिस्चार्ज इज लेस देन हाफ दैट ऑफ निकल बेस्ड बैटरीज, ठीक है। लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, कोई भी पीरियोडिक डिस्चार्ज नहीं होता है। स्पेशलिटी सेल्स कैन प्रोवाइड वेरी हाई करंट टू एप्लीकेशन सच एज पावर टूल्स वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू लिमिटेशंस, ठीक है। सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा वोल्टेज के कारण वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू एजिंग इवन इफ़ नॉट इन यूज़, स्टोरेज इन अ कूल प्लेस, ठीक है। जनरली अगर यूज़ नहीं कर रहे हो आप तो उसको कूल प्लेस पे आपको रखना पड़ेगा। 40% चार्ज रिड्यूसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि शिपमेंट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज में भी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी बैटल, ठीक है। दिस रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल कैरी ऑन बैटरीज, ठीक है। एक्सपेंसिव होते हैं ऑब्वियसली, हमने देखा निकल कैडमियम जो बैटरीज हैं उनसे 40% ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और फुली मैच्योर नहीं होते, ठीक है। कंटिन्यूस बेसिस पे केमिकल्स और जो मेटल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। नाउ लेट्स कम टू इंडियाज फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल XP100। अभी इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है, ठीक है, ब्रांडेड एज XPO100। इट इज़ अ प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है जो 10 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है। ऑक्टेन नंबर क्या हमारा मेजर करता है कि कितना रेसिस्टेंस जो है फ्यूल का, रेसिस्टेंस मतलब रोकना। जब मैंने आपको सुपर कंडक्टिविटी पढ़ाया था तो रेसिस्टेंस सुपर कंडक्टिविटी में 0 होती है, तो एज इन ऑक्टेन नंबर में जो रेसिस्टेंस है वो कितना फ्यूल जो है रेसिस्ट कर रहा है उसको पेट्रोल को यूज़ करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना स्टेबल जो होगा फ्यूल होगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ पे खुला है? दुर्गापुर में खुला है, ठीक है। किसने डेवलप किया है? CSIR ने। सोलर ट्री कैसे होता है कि ट्री के जो पत्ते होते हैं उसमें आप ट्री में एक हर जगह सोलर पैनल्स लगा दो, दैट इज़ कॉल्ड सोलर ट्री। तो वो क्या करेगा, लैंड का एरिया भी कम घेरेगा और जो है हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है उसको 12 टन्स तक रिड्यूस भी करेगा। उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 11.5 है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ पे खुला है? दुर्गापुर में खुला है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द लास्ट लेक्चर आई विल टीच यू एट मिस लीनस पार्ट। सो आई होप आई हैव कवर्ड द मोस्ट ऑफ द पार्ट एंड आप लोगों को बेनिफिट होगा और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू सो मच।